अब चलते हैं दूसरी तरफ और दूसरी तरफ पहुंचते हैं अपने प्यारे साथी ईरान के बारे में क्या हुआ है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। साथियों, हुआ क्या, यूएन के द्वारा जो है वो हाल ही में आर्म्स एम्बर्गो की सीमा बढ़ा दी गई है। सवाल बनता है सर ये आर्म्स एम्बर्गो होता क्या है। देखिए, कल आप लोगों ने न्यूज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो भारत के रक्षा मंत्रालय ने 101, अगर याद करें तो मैं कुछ आपको न्यूज बताता हूं ताकि आपको आने वाले टाइम में ये जो शब्द है ये समझ में आ जाए। क्या होता है आर्म्स एम्बर्गो, मैं आपको वो बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2016 अभी भारत ने कहा है कि 101, दोबारा सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, 101 रक्षा उपकरणों पर भारत आर्म्स एम्बर्गो लगा रहा है। दोबारा सुनिए, लाइन थी कल, अगर आपने दा हिंदू पढ़ा हो, कल मैंने भी आपको यह सवाल पढ़ाया था। 101 रक्षा उपकरणों पर भारत आर्म्स एम्बर्गो लगा रहा है। इसका मतलब क्या था कि भारत के द्वारा आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस पर लगाया गया था? आयात पर प्रतिबंध। किसने लगाया था? भारत ने। यानी कि खुद से ही भारत अब विदेशी सामान को लेना नहीं चाहता। अच्छी बात है। अब दूसरी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, आर्म्स एम्बर्गो की समय सीमा बढ़ाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे साथियों कि आर्म्स एम्बर्गो का मतलब क्या हुआ कि ईरान जो है, ये ईरान अब हथियारों का आयात और नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी तक भी नहीं कर पा रहा था और बढ़ाया गया। इसका मतलब यह है आने वाले टाइम में भी ये इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर आप सवाल पूछेंगे ये किसने बैन लगाया है? देखिए, इंडिया ने तो खुद पर रोक लगाई है कि हम लोग नहीं चाहते विदेशी सामान, लेकिन ईरान का सीन क्या है? ईरान दुनिया से हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन यूएन का कहना है कि हम आपको हथियार नहीं दे सकते। यानी कि हम किसी भी देश को यह नहीं कहेंगे कि वो आप लोगों को आर्म्स यानी कि आपको हथियार पहुंचाए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा? सर ऐसा हुआ क्यों? मैंने कहा भाई इसके पीछे कहानी है। क्या कहानी है? असल में क्या हुआ कि आपको मालूम होना चाहिए कि अपने साथ में एक गल्फ है जिसका नाम है पर्शियन गल्फ। मेरे प्यारे साथियों, उस पर्शियन गल्फ जिसे आप फारस की खाड़ी कहते हैं, ये फारस की खाड़ी भारत के सामने स्थित अरब सागर, ये रहा अरब सागर। अगर आप पहचान रहे हैं, नक्शा देखिए और पहचानिए। अरब सागर के सामने यहां है ओमान का सागर, ओमान की खाड़ी। यहां पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये है आपके सामने पर्शियन गल्फ। इस पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के साथ साथ लगे हुए ये 6 देश जिनका नाम है गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज जो हैं, जीसीसी जिसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन जीसीसी ने डिमांड करी है। क्या चीज की डिमांड करी है और कौन कौन से देश जीसीसी में शामिल हैं? इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों जो यहां पर शामिल हैं, और वो कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। इन 6 देशों ने डिमांड करी है। और पता है मेरे प्यारे साथियों, यहां एक देश है जिसका नाम है यमन, उसकी भी चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर में। इन्होंने डिमांड करी है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है ईरान, इस ईरान को हथियार ना दिए जाएं। जीसीसी के इतना कहने पर यूएन ने कहा ओके, इसे हथियार नहीं दिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल बनता है कि सर फिर तो एक बात बताइए, ये तो यूएन की जो संस्था है ये जीसीसी के प्रभाव में आ गई। मैं आपको जानकारी दे दूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हथियार कोई आयात करता है तो वो जीसीसी ही है। अब आप पूछेंगे नहीं नहीं सर, दुनिया में सबसे ज्यादा तो सऊदी अरब करता है। तो मेरे भाई, जीसीसी का सदस्य है सऊदी अरब। पूरे सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। अरे मैंने कहा भाई इसमें 6 देश हैं कुल मिलाकर के, केवल अकेला सऊदी अरब थोड़ी है, बाकी देश भी शामिल हैं। और ये सब मिलकर के दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं और ये चाहते हैं कि ईरान को हथियार ना दिया जाए। अब सवाल बनता है, तो बोले सर कब से ईरान पर रोक लगा रखी है? हमने कहा हाँ ये बढ़िया सवाल है। अब हमको मैंने कहा बताना है कि दुनिया में कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके ऊपर हथियार लेने की मनाही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पता हो तो सबसे पहले आपके सामने आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 2013 से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 2003 से, आइवरी कोस्ट 2004 से, ईरान 2006 से, इराक 90 से, लीबिया 11 से, नॉर्थ कोरिया। ये सभी देश जितने भी अस्थिर देश हैं, इन अस्थिर देशों के ऊपर
हथियार लेने की मनाही होती है। यानी यूएन के द्वारा इनके ऊपर नियम ये होता है कि ये किसी भी देश से सामान परचेज नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर ये चोरी छुपे सामान लेते हैं, किसी को पता नहीं होता है। जैसे कि आपको बहुत सारे उदाहरण ऑलरेडी पता हैं। उदाहरण के रूप में नॉर्थ कोरिया का उदाहरण समझ लीजिए। अब एक सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, ऐसा अगर हुआ तो ऐसा कोई कारण तो बताया गया होगा कि क्यों भाई हम नहीं देना चाहते, किसको, ईरान को हथियार नहीं देना चाहते, इसका कोई कारण बताया गया होगा। हमने कहा हाँ बताया गया है ना। बोले क्या बताया गया है? हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, असल में इसका जो प्रमुख कारण बताया गया वो ये है कि ये जो आपका देश है ना, कौन सा, ईरान, इसने मल्टीपल टाइम बहुत सारे फेलियर किए हैं। इसको हथियार अगर आपने दे दिए तो ये हथियारों को रखना नहीं जानता, और हमारी क्लास ने तो मल्टीपल टाइम इसके उदाहरण पढ़े हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, रिसेंट उदाहरणों में जो इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है वो ये है कि इन्होंने एक बार गलती से इसी साल में, अभी अगर मैं आपको 2020 की बात बताऊं तो इसी साल में यूक्रेन नामक देश की तरफ जा रही पैसेंजर फ्लाइट पर, जो ईरान से, ईरान की राजधानी तेहरान से शुरू हुई थी और यूक्रेन जा रही थी, उस यूक्रेन जाने वाली फ्लाइट पर इन्होंने खुद से ही मिसाइल दाग दी थी। यानी इनके द्वारा खुद से मिसाइल छोड़ दी गई थी, ईरान के द्वारा मिसाइल छोड़ दी गई थी एक पैसेंजर वाहन के ऊपर। फिर इनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ? बोले सर सॉरी, गलती हो गई, हम लोगों को नहीं पता था, हमसे गलती से ये मिसाइल छूट गई। तो साहब इन्होंने क्या हुआ कि एक पैसेंजर मिसाइल मार रखी है 2020 में। अच्छा एक और बात बताएं, ये भी क्या हुआ, आपको मालूम होगा कि सितंबर की घटना है, सितंबर 2019 की घटना है कि इनके द्वारा ना अपने ही नाविकों की एक नाव, जब ये ट्रेनिंग रिहर्सल कर रहे थे तो रिहर्सल करते समय इन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये जो सामने आने वाली नाव है ये हमारी है कि दुश्मन की है, और ऐसा इनको कंफ्यूजन हुआ और इन्होंने 19 लोगों को ले जा रही जो नाव थी उस नाव के ऊपर खुद से ही गोली चला दी, और भाई साहब वो नाव पूरी तरह डूब गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनकी गोली से विमान जा चुका, इनकी गोली से पानी में सीमा जा चुकी। अच्छा इसके अलावा इनकी महानता और क्या है? ईरानियों की महानता ये है कि इनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल आउटडेटेड है। 1979 में अंतिम बार इन्होंने परचेज किया था सामान, ऐसी टेक्नोलॉजी है। असल में हुआ क्या कि इनके द्वारा जो टेक्नोलॉजी वगैरह परचेज की जाती थी ना, इसके ऊपर यूएन ने इनकी हरकतों को देखते हुए वर्ष 2010 में बैन लगा दिया था। इनसे कहा था कि सुनो भाई, बात ऐसी है कि तुम लोगों को हम 2010 के बाद में अब आपको हथियार नहीं दे पाएंगे। अब क्या हुआ, ईरान ने कहा कि नहीं नहीं मैं सुधर जाऊंगा। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों अमेरिका ने ईरान के साथ में डील करी, और उस डील का नाम आप जानते ही हैं, न्यूक्लियर डील करी थी अमेरिका ने ईरान के साथ, याद होगा। अब ये जो न्यूक्लियर डील की थी ना अमेरिका ने ईरान के साथ में, इस न्यूक्लियर डील के तहत ये समझौता किया गया था वर्ष 2015 में कि अमेरिका अक्टूबर 2020 में कहेगा दुनिया से कि वो इनको हथियार बेच सके। कब कहेगा? अक्टूबर 2020 में इनके ऊपर से आर्म्स एम्बर्गो हटा देगा यदि इन्होंने पूरी तरह से ऑनेस्टली काम किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो हथियारों का व्यापार हुआ था वर्ष 2015 में, वो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तोड़ दिया गया। कहने का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियर डील थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वो तो 2018 में ही टूट गई। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि अब क्या हुआ? तो हमने कहा अब बात ऐसी है कि जब वो डील ही टूट गई है तो अक्टूबर 2020 में इनके ऊपर से आर्म्स एम्बर्गो नहीं हटने वाला। और ये बात जो है वो जीसीसी ने डिमांड करी, और उन्होंने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि इनको थोड़ा संभालिए, इनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इन्होंने जीसीसी वालों ने एक बात और करी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, गल्फ कंट्रीज में होने को ये सारे ही देश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, यानी कि ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री हैं, ठीक है ना। इनके बीच में, सभी के बीच में इस्लाम चलता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये इस्लामिक कंट्री भी दो भागों में बटी हुई हैं। किस किस में बटी हुई हैं? शिया और सुन्नी में बटी हुई हैं। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, अक्सर शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा जहां मौका मिलता है वहां लड़ाइयां होती हैं। तो जो शिया मुसलमान हैं वो यमन के अंदर हैं, इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यमन के अंदर मेरे प्यारे साथियों हुती नामक एक संगठन है, हुती नामक एक संगठन है जो कि शियाओं के द्वारा समर्थित है। और ये शिया जो है मेरे प्यारे साथियों, ये यमन का एक आतंकवादी संगठन है जिसे कि फंड दिया जाता है ईरान के द्वारा।
वेयर एज जब हम बात करते हैं यमन की सरकार की, तो सरकार जो है यमन की वो है हदियों के नाम से। मेरे प्यारे साथियों, हूतियों और हदियों की लड़ाई जो है वो यमन में होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में इनको हथियार कौन देता है? तो आंसर बनता है ईरान हूतियों को हथियार प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो लेबनान हमने सुना था, जिसमें कल परसों ही अगर आपको मालूम हो तो वहां की राजधानी बेरूत के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, याद है आपको? तो मेरे प्यारे साथियों, वहां बेरूत के अंदर क्या हुआ था? बम ब्लास्ट हुआ था लेबनान के अंदर। तो उसी बेरूत वाली जगह लेबनान के अंदर एक और आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। वो हिजबुल्लाह भी शिया समर्थित आतंकवादी संगठन है, और उस शिया समर्थित आतंकवादी संगठन को मेरे प्यारे साथियों ईरान द्वारा जो हथियार, इसके खुद के पुराने धुराने से हथियार हैं, यही वो उनको पकड़ा करके वहां पर आतंक फैलवाता है। इसी प्रकार से यहां से एक बात और निकल के आती है, और वो क्या है कि इराक के अंदर भी ईरान और इराक जो है वहां पर भी शिया और वहां की जो सरकार है उनके अंदर लड़ाई होती रहती है। कहने का मतलब है शिया और सुन्नी विवादों को लेकर के। हां, एक बात और मैं आपको बता दूं, अपने भारत में भी मेरे प्यारे साथियों शियाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत पाया जाता है। हालांकि भारत में जो मुस्लिम पाए जाते हैं पूरी दुनिया के, वो लगभग 11% हैं एक रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन 11% में भी, ये तो ठीक बात है, लेकिन दुनिया के अगर आप बात करें शियाओं की, तो दुनिया के जितने शिया मुसलमान हैं उसका भी 11% लगभग भारत में पाया जाता है। ये मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ईरान के जो धर्म गुरु हैं, खुमैनी नाम है उनका, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से हिंदी में मैसेज किया था, और उन्होंने ट्विटर अकाउंट को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया था ताकि वो इंडिया में रह रहे शिया मुसलमानों के बीच में चर्चा का विषय बन सके। यानी ईरान चाहता है कि शियाओं के मध्य में इंडिया में भी उसकी पहुंच स्थापित हो सके, इंडिया के शिया मुसलमानों को भी यह समझ में आए कि ईरान उनके साथ है। इस प्रकार का एक प्रयास मेरे प्यारे साथियों इनके द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से आगे। भाई, आप लोग थोड़ा सा शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। थोड़ा समय निकाल के शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। इतनी सारा रोचक जानकारी देश दुनिया की घर बैठे अपन सीख रहे हैं, और अपन को जिसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगता वो काम है शेयर करना। तो उसको कर दीजिए ताकि अधिकांश लोगों तक आपका ये सेशन शेयर होकर के पहुंच जाए। मेरे प्यारे साथियों, राजधानी है ईरान की तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, जो कि आगे परिवर्तित होकर के टोमान होने जा रही है। क्या होने जा रही है? टोमान, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। राष्ट्रपति हसन रूहानी महाद्वीप एशिया में स्थित है। ये रहा ईरान। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। यमन का संकट इसके कारण होता है, वो मैंने आपको बता दिया।